नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम बात करेंगे अभी सितंबर के महीने की। सितंबर का महीना आप कुंभ लगन वाले लोग यहाँ पे आप अपना ये चार्ट देख पा रहे हो, ये लगन के हिसाब से वीडियो बनाया है। तो लगन कुंडली है आपकी ये, और यहाँ पे लगन में शनि अभी वक्री स्थिति में है, और कुछ इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की भी प्लेसमेंट जो कि आपको कुंडली में यहाँ दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। हाँ, हो सकता है कुछ ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था में महीने के मध्य में चेंज देखने को मिले। तो यहाँ सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुंडली की प्लेसमेंट के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। गोचर में जहां तक बात करें, अगर सबसे पहले हम गोचर में सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य 16 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। उसके बाद ये 16 सितंबर के बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 4 सितंबर से सिंह राशि में होगा और 23 सितंबर से इनका प्रवेश कन्या राशि में होगा। शुक्र 18 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 सितंबर के बाद ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर कन्या राशि में होगा और 13 सितंबर से ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है। शनि अभी कुंभ में है और वक्री है। चंद्रमा 1 सितंबर को हमें सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। राहु अभी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम गोचर के आधार पर विश्लेषण करते हैं लगन कुंडली का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश आपके शनि बनते हैं और शनि फिलहाल वक्री स्थिति में चल रहे हैं आपके लगन में। वक्री स्थिति में जब भी शनि होगा तो बहुत सारे आपके ऐसे काम बनेंगे जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, और बहुत सारे काम अभी तक तो आपके बने भी होंगे। हालांकि अब शनि आगे चलकर जल्दी ही मीन राशि में भी प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो कंडीशन है, अभी शनि और भी ज्यादा वक्री रहने वाले हैं फिलहाल। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। अपने जो भी काम पेंडिंग है उनको करने की जरूरत है आपको फिलहाल, और कार्य क्षेत्र पे विशेष रूप से आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म कारक है और आपका कार्य क्षेत्र में कितना ज्यादा प्रोग्रेस इस समय आप कर सकते हो, ये आपके लिए एकदम गोल्डन पीरियड की तरह है। क्योंकि शनि वक्री है और वक्री शनि कभी भी डिले नहीं करते हैं, और साथ साथ में आप अपनी खुद की मेहनत से आपके रुके हुए कार्यों को भी पूरा करेंगे। यहाँ हम अगर शनि की दृष्टियों की बात भी अगर कर लें, तो शनि सबसे पहले तीसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तीसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये उनका नीच का घर है। लेकिन अब यहाँ शनि क्योंकि खुद की राशि में है और वक्री भी हैं, तो यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ऐसे में आप कोई भी साहसिक कदम उठाना चाहें अपने जीवन में किसी काम के लिए, तो इस समय आप वो कर सकते हैं। इसके साथ भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, उनके साथ आपकी स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा आपको राइट समय पे राइट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने काम को काफी तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। शनि का दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी है। 7वें भाव पर आपके बिजनेस या बिजनेस पार्टनरशिप या रिलेशनशिप जो भी है लोगों के साथ, जीवन साथी के साथ, उनमें कहीं ना कहीं जो कमी जो अभी तक चल रही थी उनमें एक अच्छी बेहतरी आएगी और आपको पार्टनरशिप के नए मौके मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, जिनके थ्रू आगे चलकर आपको काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। शनि का दृष्टि 10th हाउस पर है। 10th हाउस पर दृष्टि होने की वजह से आपका प्रमोशन रुका हुआ था, करियर में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, तो अब आपके प्रयास रंग लाएंगे आपके लिए। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें आप अपने काम पे और फुली फोकस्ड रह के काम करें। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे गुरु को। गुरु जो कि दूसरे भाव के स्वामी है और आपकी कुंडली में वो 11वें घर के भी स्वामी बनते हैं। ऐसे में गुरु का गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु आपके धन वाले जो दोनों भाव हैं उनको संभाल रहे हैं, उनका स्वामित्व इनके पास है। ऐसे में गुरु का गोचर हो रहा है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में गुरु का गोचर है तो ये धन के लिए, सुख के लिए, फैमिली के साथ के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन क्योंकि फिलहाल आपके शनि लगन में है, इसलिए खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देने की आप कोशिश करेंगे और खुद पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे आप लोग। यहाँ पे गुरु का जो गोचर है 4th हाउस में, इस वजह से आपका अपने घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है या घर में कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम आपको करवाने। यहाँ पे आपको माता से ज्यादा सहयोग मिलेगा, घर परिवार से सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपके काफी ज्यादा उन्नति होगी। अब यहाँ गुरु जो कि आपके दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर बैठे, तो कहीं ना कहीं फैमिली से जिस प्रकार का सपोर्ट आप चाहते हैं वैसा सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा और फैमिली के ऊपर आप अपना प्रभाव बहुत अच्छे से इस समय जमा सकेंगे। गुरु का अगर हम फिर दृष्टियों की बात कर लें, तो गुरु सबसे पहले आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से जो भी लोग रिसर्च के फील्ड में हैं या अकल्ट के फील्ड में हैं, उनको विशेष मदद मिल सकती है। आपको कुछ छुपे हुए या बहुत सीक्रेट इनकम सोर्सेज मिल सकते हैं, जिनके थ्रू आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ गुरु ज्ञान के मामले में भी आपको आगे बढ़ाएंगे और
किसी भी प्रकार का मिस्टीरियस नॉलेज प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। गुरु का दृष्टि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि आपके चार्ट में है, आपके 10th हाउस में, यहाँ गुरु अपने मित्र मंगल के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आपको क्योंकि शनि का भी एस्पेक्ट है, ऐसे में गुरु कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और अभी क्योंकि शनि वक्री भी हैं, ऐसी कंडीशन में आप अपने कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस मंथ में, क्योंकि कैरियर में आपके सामने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनको आप यूज करके अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे अपने कैरियर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही आप बहुत ज़्यादा विवेकशील होकर अपने कैरियर के मामलों में डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद गुरु का दृष्टि है आपके 12वें भाव पे, जहाँ वो अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ नीच के घर को हालांकि गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि यहाँ गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है और वो आपके सुख स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। अपने घर परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करवा सकते हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश में सेटल हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ फायदा होने के चांसेस है। उनके जो गृहस्थ का उनका जो सुख है वो बढ़ेगा। अब गुरु का दृष्टि 12वें भाव पर है, तो आप कोई दान दक्षिणा में या इस प्रकार के कार्यों में या आध्यात्मिक कार्यों में भी थोड़ा बहुत रुचि जरूर ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके 3रे भाव के स्वामी और आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर मंगल कन्या राशि में फिलहाल रहने वाले हैं, उसके बाद वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। हमने यहाँ मंगल को तुला राशि में दर्शाया है सीधे। तो यहाँ मंगल का जो गोचर है फिलहाल आपको आपके 8वें भाव में देखने को मिलेगा। 8वें भाव में जो यहाँ पर गोचर है मंगल का, कहीं ना कहीं 8वें भाव का गोचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति के मामलों में मदद कर सकता है, कैरियर के मामलों में मदद कर सकता है। तो मंगल का आपके 8वें भाव में आना कहीं ना कहीं आपका एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है आपके कैरियर के लिए और अपनी खुद की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए। मंगल यहाँ है तो आपके 2रे भाव पर वो एस्पेक्ट करेंगे, 2रे भाव और आपके लाभ स्थान पर भी एस्पेक्ट करेंगे। ऐसे में धन और आपको संपत्ति की वृद्धि होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो आपके 3rd हाउस को काफ़ी ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वो अपने खुद के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं और अपना मूल त्रिकोण का उनका घर है, ये मूल त्रिकोण राशि है मंगल की। इसलिए 3रे भाव को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ मंगल प्रोवाइड करेंगे और ये एनर्जी लगभग 13 सितंबर तक यहाँ मंगल प्रोवाइड करने वाले। तो 13 सितंबर तक आप कितना भी एफर्ट लगा सकते हैं, कितने भी मेहनत कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। उसके बाद मंगल जा रहे हैं आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में मंगल का ये गोचर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उच्च शिक्षा के मामले में, लंबी दूरी की यात्राओं के मामले में, या अपने कैरियर पर्पज से आप अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं या कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो इन मामलों में मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मंगल का दृष्टि यहाँ से आपके क्योंकि 3रे भाव पे रहेगा, तो खुद के भाव पे यहाँ मंगल का दृष्टि है, निश्चित रूप से अब भी आपकी कार्य क्षमता काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और मंगल का दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी है। 4th हाउस पर है तो यहाँ गुरु को एस्पेक्ट कर रहेंगे और शुक्र का घर है ये, यहाँ पर भी आपके सुख को, जो ग्रह सुख जो आपका है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। धन या संपत्ति के मामलों में मंगल आपको मदद करेंगे, पर ऐसा मंगल निश्चित रूप से आपकी कार्य क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। किसी भी प्रकार का जोखिम लेना चाहें, किसी भी काम में आप साहस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहें तो ये कर सकेंगे। तो अपनी खुद की एबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस मंथ में। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। देखिए मंगल की दृष्टियों की भी बात यहाँ कर लेते हैं। तो मंगल आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपको फॉरेन सेटलमेंट में मदद करेंगे या फॉरेन टूर में मदद करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मंगल रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की संभावना बनेगी, आप थोड़े इगोइस्टिक ज़्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल का जो 3रे भाव पर एस्पेक्ट है और जो 4थे भाव पर एस्पेक्ट है, ये तो पूर्ण रूप से आपके फेवर में रहेगा। लेकिन 12वें भाव पर जो मंगल का एस्पेक्ट है, चौथी दृष्टि जो है इनकी, यहाँ थोड़ा सा रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है जीवन साथी के साथ। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कोई भी डिसीजन आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र का गोचर को देखेंगे तो शुक्र 4th लॉर्ड हैं और आपके 9th लॉर्ड हैं। शुक्र का गोचर हो रहा है कन्या राशि में, लेकिन शुक्र की जहां तक बात है 18 सितंबर तक ही इनका गोचर कन्या में है। तो ये नीच की स्थिति में रहेंगे और केतु के साथ भी रहेंगे। तो ये थोड़ा एक खराब फेज हो सकता है आपका अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं। तो आपको थोड़ा सा 18 सितंबर तक सावधानी रखना जरूरी है। इसके साथ ही अपने इन लॉज के साथ आपको अपने संबंध बेहतर से बेहतर रखने चाहिए। अब यहाँ क्योंकि शुक्र जो है वो आपके 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने की वजह से आपको अपने माता पिता से विशेष रूप से मदद मिल सकती है। आपका कोई ना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप बन सकता है जीवन साथी के अलावा,
या यूं बोल सकते हैं कि आपका कोई सीक्रेट अफेयर होने के चांसेस बनेंगे। यहाँ शुक्र निश्चित रूप से आपकी वाणी पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि शुक्र एस्पेक्ट करेंगे दूसरे भाव को, जहां पर मीन राशि और राहु गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे भाव में। तो ये धन संपत्ति के लिए तो अच्छा है, लग्जरी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद शुक्र यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे और अपनी राशि तुला में चले जाएंगे। तुला में वो मंगल के साथ स्थित होंगे। मंगल का यहाँ गोचर 13 सितंबर से शुरू होगा और शुक्र का जो गोचर होगा वो 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो दोनों का युति होगा यहाँ पर। अब ये मंगल शुक्र का युति आपके ज्यादातर तो फेवर में ही रहेगा। यहाँ पे जो शुक्र हैं वो अपने घर में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में आप अपने घर परिवार से दूर जाना चाहते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं थोड़ा आपको क्रिएटिविटी में भी मदद मिलेगी। आपको अपनी क्षमताओं पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आप कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए या अपने किसी काम के लिए, आपको उस पर फोकस देना चाहिए। तो यहाँ पे निश्चित रूप से शुक्र आपकी ज़्यादा मदद कर सकेंगे तुला राशि में आने के बाद। अब हम देख लेते हैं बुध के गोचर को। बुध जो कि आपके 5th लॉर्ड हैं और आपकी कुंडली में वो 8वें घर के भी स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर बुध आपके सिंह राशि में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 4 सितंबर से इनका ये प्रवेश होगा, तो लगभग यहाँ पर 23 सितंबर तक की स्थितियों में बुध हमें सिंह राशि में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बेहतर रहेगा। यह आपके बिजनेस पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। यहाँ शनि के ये बिल्कुल सामने स्थित हैं गोचर में, तो जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये विशेष स्थिति है। इसके साथ साथ ये क्योंकि पंचमेश और अष्टमेश होने की वजह से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ लाइफ में नया करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखा जाए तो ये स्थिति स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कुंभ लगन वाले स्टूडेंट्स है, क्योंकि देखिए बुध यहाँ आ गए हैं सप्तम भाव में, तो अब आपको पढ़ने लिखने में, सोचने समझने में, कोई एनालिसिस करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं या कहीं ना कहीं वो हायर एजुकेशन की तरफ कोई विचार कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर एक विशेष मदद मिल सकती है बुध के द्वारा। बुध 8वें घर के स्वामी है। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से 8वें घर के थ्रू आपको कोई ना कोई बड़ा फायदा इस मंथ में देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 23 सितंबर के बाद वो कन्या राशि में, अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद बुध आपके 8वें भाव को तो काफी ज्यादा मजबूत करेंगे ही करेंगे, वो आपके कहीं ना कहीं दूसरे भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसा बुध आपके लिए रिसर्च के लिए या कोई नया इनकम सोर्स खोजने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को अगर हम देखेंगे तो इस मंथ के स्टार्टिंग में चंद्रमा आपको देखने को मिलेंगे सिंह राशि में। तो शुरुआत में जीवन साथी के साथ या जीवन साथी को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल इश्यूज आपको आ सकते हैं यहाँ पे। हालांकि आपके लगन में शनि है, तो शनि होते हुए आप ज़्यादा प्रैक्टिकल ही होंगे, पर जीवन साथी की तरफ से आपको कोई या तो एडवाइस मिल सकती है या कोई बड़ी आपको ऐसी सपोर्ट मिल सकती है उनकी तरफ से जो वास्तव में आप चाहते हैं। यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सूर्य साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है। चंद्रमा उसके बाद आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव का चंद्रमा आपके इंट्यूशंस को बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। एनर्जी कहीं ना कहीं जो आपकी मानसिक क्षमता है या जो आपकी इमेजिनेशन है उसको बढ़ाने का काम करेगा और आपको आर्थिक मामलों में एक बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे तुला राशि में, जहां वो मंगल शुक्र के साथ स्थित होंगे लगभग। तो यहाँ फिलहाल तो लगभग चंद्रमा के प्रवेश के समय शुक्र प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर लगभग मंगल की स्थिति भी शायद 8वें भाव में ही रहेगी, लेकिन यहाँ चंद्रमा खुद अकेले ही रहेंगे। अकेले रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा। उसके बाद चंद्रमा आपके 8वें भाव से 9वें भाव में चले जाएंगे। 9वें भाव में ये आपके क्रिएटिव कामों में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, आपको पढ़ने लिखने में, कुछ नया सीखने में, कुछ बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव करने में मदद करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। 16 सितंबर तक तो इनका गोचर 7वें भाव में ही रहने वाला है। तो निश्चित रूप से ये आपकी मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा या रेपुटेशन को बढ़ाने वाला होगा। यहाँ सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा मनमुटाव दे सकती है। आपके ऊपर आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर सकता है। यहाँ सूर्य का स्थिति है तो कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपस में जीवन साथी के साथ। ये थोड़ा सा रिलेशनशिप को खराब जरूर करेगा, लेकिन आपके मान सम्मान के लिए, आपके रेस्पेक्ट के लिए, आप अगर पॉलिटिक्स में हैं या कोई सोशल सर्विस में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद सूर्य प्रवेश करेंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में इनका गोचर 16 सितंबर के बाद होगा। 16 सितंबर के बाद यहाँ सूर्य जाएंगे तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर फिर से थोड़ी दिक्कतें शुरू होंगी। आपको अपने इन-लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनके साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। यहाँ स्थित सूर्य निश्चित रूप से आपको
आध्यात्मिक कार्यों में या अकल्ट के कार्यों में मदद करेगा। इसके अलावा सूर्य यहाँ से आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो धन संपत्ति के मामले में अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि राहु ऑलरेडी स्थित हैं, आपको किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम नहीं करना है, धन या संपत्ति के लिए कोई लालच नहीं करना है। इसके बाद देखिए, लगभग हमने यहाँ सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की, मंगल शुक्र के बारे में, और लगभग हम अपनी यहाँ पे चर्चा है वो पूरी कर चुके हैं। अब तो यहाँ पे हम राहु और केतु के बारे में कोई विशेष बात यहाँ नहीं करने वाले हैं। अब हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन इस मंथ में रहने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। अच्छे दिनों में देखें तो कुंभ लगन वालों के लिए 1 से 3 तारीख तक, 6 से 8 तारीख तक, फिर 11 से 13, 22 से 25 तक और 29 तारीख। ये दिन बेहद खास है। आपके जो काम भी नहीं बन रहे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप उन कार्यों को इन दिनों में जरूर प्लान करिएगा। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब कर्क राशि में होगा 26 से 28 तक, किसी के साथ भी विवाद मोल मत लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है या आप कोई गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके गलत फैसला कर सकते हैं इस समय में। तो 26 से 28 तक आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 8वें भाव में होगा 4 और 5 तारीख को, ये मानसिक रूप से आपके लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों को लेकर विशेष रूप से 4 और 5 को आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उसके बाद चंद्रमा का गोचर है कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में 14 और 15 को है इनका गोचर। यहाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य का इश्यू आ सकता है, कोई बड़ा डिसीजन जो कि आप लेने जा रहे हैं वो आगे चल के गलत हो सकता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम रह सकता है 14 और 15 तारीख को। तो ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर 14 और 15 को विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।